नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के सोर्सेज। राजस्थान के इतिहास को हम किन किन सोर्सों के माध्यम से जान सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के इतिहास के सोर्सेज को हम निम्न भागों में बांट सकते हैं: पुरातात्विक सोर्स और पुरालेखीय सोर्स, और साहित्यिक सोर्स, और आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ, और अन्य कुछ सोर्सेज हैं जिनके माध्यम से हम राजस्थान के इतिहास को जान सकते हैं। पुरातात्विक सोर्स में जो भी उत्खनन से प्राप्त सामग्री है, जिनके अध्ययन के माध्यम से हम काल निर्धारण, धार्मिक विश्वास और सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विवेचना कर सकते हैं, ये सारे पुरातात्विक सोर्स हैं। पुरातात्विक सोर्स के अंतर्गत एक तो पुरालिखित सोर्स जैसे शिलालेख, सिक्के और ताम्रपत्र, इसके अलावा दुर्ग और उत्खनन से प्राप्त अवशेष, मंदिर और मूर्तियां, जो कि पुरातात्विक स्रोत में आते हैं। पुरालिखित सोर्स में अभिलेख, सिक्के, ताम्रपत्र, स्मारक, मूर्तियों का अध्ययन किया जाता है, और इन सोर्स से ऐतिहासिक घटनाओं, राजवंश के शासकों के निजी चरित्र और तत्कालीन स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। पुरालिखित सामग्री में निम्न सोर्स का अध्ययन करते हैं हम। शिलालेख। शिलालेख या अभिलेख से तात्पर्य उन लेखों से है जो कि पत्थर की शिलाओं, प्रस्तर और पथों और भवनों और गुफाओं की दीवारों, मंदिरों, स्तूपों, मठों और स्तंभों, तालाबों, बावड़ियों, इन सब पर और ताम्रपत्र पर अंकित है। ये सभी जो है वो शिलालेखीय सोर्स हैं। इन अभिलेखों की जो भाषा है वो संस्कृत, हिंदी, राजस्थानी, फारसी और उर्दू है। इन अभिलेखों से शासकों के वंश और उनकी विजय और तत्कालीन घटनाएं, और इसके अलावा सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। प्रमुख शिलालेख और प्रशस्तियां जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। बिजोलिया शिलालेख। ये जो शिलालेख है वो बिजोलिया के पार्श्वनाथ मंदिर की उत्तरी दीवार के पास एक चट्टान पर उत्कीर्ण है, और इसकी जो तिथि है वो 1170 ईस्वी है। इस अभिलेख की जो भाषा है वो संस्कृत है। इसमें 13 पद्य हैं, और इस शिलालेख को दिगंबर जैन श्रावक लोलाक ने पार्श्वनाथ के मंदिर और कुंड निर्माण की स्मृति में लगवाया था। इस शिलालेख से 12वीं शताब्दी के राजस्थान के जनजीवन, उस समय की धार्मिक व्यवस्था, भौगोलिक और राजनीतिक स्थिति के साथ साथ सांभर और अजमेर जो शाकंभरी का स्थान है, वो चौहानों की उपलब्धियों का भी वर्णन इसमें मिलता है। किससे? बिजोलिया शिलालेख से। चीरवा का शिलालेख। ये शिलालेख उदयपुर से 8 मील उत्तर में स्थित चीरवा गांव के एक मंदिर के भारी दरवाजे पर लगा हुआ है। इसमें 36 पंक्तियों में और ये 36 पंक्तियों में है, और नागरी लिपि में उत्कीर्ण है। इसमें 51 श्लोक समाहित हैं, और इसकी जो तिथि है वो विक्रम संवत 1330 यानी 1273 ईस्वी है। चीरवा शिलालेख से मेवाड़ के गोहिल वंशीय राणाओं की उपलब्धियों, मेवाड़ के पड़ोसी राज्यों का राजनीतिक विवरण और तत्कालीन ग्राम्य व्यवस्था, सती प्रथा और मंदिरों की व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति। इस प्रशस्ति में संस्कृत और नागरी दोनों लिपियों का प्रयोग किया गया है, और ये प्रशस्ति 1439 ईस्वी की है। इस प्रशस्ति में रणकपुर के जैन मंदिर के ये जो प्रशस्ति है वो रणकपुर जैन मंदिर के बाएं स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इस प्रशस्ति में बप्पा रावल से लेकर महाराणा कुंभा तक के शासकों और महाराणा कुंभा की विभिन्न विजयों और उनकी उपाधियों का विस्तृत विवरण इसमें मिलता है रणकपुर प्रशस्ति में। नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति ये 1230 की है। इसमें 74 श्लोक है, और आबू के पास दिलवाड़ा नामक गांव में नेमिनाथ का मंदिर बना हुआ है, जिसके निर्माता तेजपाल थे। इस प्रशस्ति से आबू, मारवाड़, सिंध, मालवा और गुजरात के परमारवंशी राजाओं की उपलब्धियों के साथ साथ वस्तुपाल और तेजपाल के वंशजों का विवरण ज्ञात होता है, और इस प्रशस्ति की जो रचना है वो सोमेश्वर ने की थी। तो ये थी नेमिनाथ मंदिर की प्रशस्ति। कुंभलगढ़ का शिलालेख जिसकी तिथि है 1460 ईस्वी। ये शिलालेख 5 शिलाओं के ऊपर, शिला यानी चट्टानों के ऊपर अंकित है, और इसमें कुल 270 श्लोक हैं। इसमें मेवाड़ के महाराणा और उनकी उपलब्धियों के साथ साथ 15वीं शताब्दी की सामाजिक स्थिति और तीर्थ स्थान तथा जन समुदायों का वर्णन मिलता है, और कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण, मंदिर,
बाग और बावड़ियों के निर्माण की जानकारी भी हमें कुंभलगढ़ के शिलालेख से मिलती है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति जो कि 1460 ईस्वी की है, इसमें 187 श्लोक हैं। इसके रचयिता महेश थे। इसमें 15वीं शताब्दी के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन की जानकारी मिलती है। प्रशस्ति में बप्पा रावल, हमीर, खेता, मोकल के साथ साथ महाराणा कुंभा के द्वारा सपादलक्ष, नराणा, बसंतपुर और आबू को जीतने का वर्णन मिलता है। इसमें महाराणा कुंभा की विभिन्न उपाधियों जैसे दान गुरु, राजगुरु व शैल गुरु का उल्लेख हमें कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से मिलता है तथा कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथों का उल्लेख भी हमें कीर्ति स्तंभ से प्रशस्ति से मिलता है। बीकानेर की प्रशस्ति जिसे राय प्रशस्ति भी कहते हैं, जो कि बीकानेर दुर्ग के द्वार के एक पार्श्व में लगी है और इसकी भाषा संस्कृत है। ये बीकानेर नरेश राय सिंह के समय की है, जिसकी तिथि 1594 ईस्वी है। और इस प्रशस्ति में बीकानेर के राठौड़ शासकों बीका से राय सिंह तक की उपलब्धियों का वर्णन के साथ साथ सांस्कृतिक व धार्मिक गतिविधियों की भी जानकारी हमें बीकानेर प्रशस्ति से मिलती है। इसके रचयिता जैता नामक एक जैन मुनि थे, जो कि क्षेमरतन का शिष्य था। आमेर का लेख, आमेर के कछवाहा वंश को जानने के लिए ये लेख बहुत महत्वपूर्ण है और इसकी तिथि 1612 ईस्वी है। ये संस्कृत और नागरी लिपि में है। इसमें आमेर के कछवाहा शासकों को रघुवंश तिलक कहा गया है और भारमल, भगवंत दास और मानसिंह का विवरण भी हमें आमेर के लेख से मिलता है। श्रृंगी ऋषि शिलालेख जो है, ये लेख एकलिंगजी से 6 मील दूर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर लगा हुआ है। संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इस लेख में 30 श्लोक हैं। इसकी तिथि 1428 ईस्वी है। इसमें हमीर, क्षेत्र सिंह, लक्ष्य सिंह और मोकल की उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। ये लेख मोकल के समय का ही है, श्रृंगी ऋषि शिलालेख। दिलवाड़ा शिलालेख जो है वो 1334 ईस्वी का है और इस लेख की 18 पंक्तियों में से 8 पंक्तियां जो है वो संस्कृत भाषा में है और जो शेष है वो मेवाड़ी भाषा में उत्कीर्ण है, जिससे ये पता चलता है कि उस समय जनसाधारण की भाषा मेवाड़ी जो थी वो प्रचलन में थी। राज प्रशस्ति ये राजस्थान के शिलालेखों में सबसे अधिक विस्तृत और ऐतिहासिक महत्व की है। मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने राज समुद्र नामक एक विशाल झील का निर्माण करवाया था, जिसकी जानकारी हमें राज प्रशस्ति से मिलती है। राज सिंह के आदेश पर रणछोड़ भट्ट नामक विद्वान ने संस्कृत भाषा में एक महाकाव्य की रचना की और उस महाकाव्य को 25 बड़ी बड़ी काले रंग की शिलाओं पर उत्कीर्ण करवाकर झील के तट पर लगवा दिया और इस महाकाव्य को राज प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति का समय 1676 ईस्वी है और राज प्रशस्ति की रचना का जो मुख्य उद्देश्य और विषय जो था वो महाराणा राज सिंह की उपलब्धियों और जीवन का वर्णन करना था। रणछोड़ भट्ट ने इसमें मेवाड़ की सभ्यता और संस्कृति, वेशभूषा, शिल्पकला, मुद्रा, दान प्रणाली, धर्म कर्म पर भी प्रकाश डाला है और इसके अलावा इस प्रशस्ति में हमें कुंभा, सांगा, महाराणा प्रताप के साथ साथ महाराजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के वैमनस्य और हल्दी घाटी के युद्ध का भी वर्णन मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। राज प्रशस्ति से हमें इसकी जानकारी मिलती है। मेवाड़ के सांस्कृतिक और राजनीतिक इतिहास के निर्माण में भी ये प्रशस्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अरबी और फारसी भाषा में उत्कीर्ण शिलालेख, अरबी फारसी शिलालेख से भी तत्कालीन राजस्थान की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और सांस्कृतिक स्थिति को जानने में मदद मिलती है। ये शिलालेख अजमेर, नागौर, अलवर, मेड़ता और टोंक और जालोर के क्षेत्र में लगे हुए हैं और ये शिलालेख जो है वो प्राय दरगाहों, मस्जिदों, सरायों, तालाबों, कब्रों इन स्थानों पर लगे हुए हैं। फारसी का जो सबसे पुराना लेख है वो अजमेर की 2.5 दिन की झोंपड़ी के गुंबज की दीवार के पीछे लगा हुआ है, जो कि 1200 ईस्वी का है और अजमेर की दरगाह शरीफ में शाहजहां का भी अभिलेख मिलता है, जिसका समय जो है वो 1637 ईस्वी का है, जिसमें खुर्रम ने मेवाड़ के महाराणा पर विजय प्राप्त करके इस दरगाह में एक मस्जिद का निर्माण करवाया था, ऐसा उल्लेख यहाँ पे मिलता है। अजमेर के तारागढ़ पर
सैयद हसन मशहदी के दरगाह के शिलालेख से पता चलता है कि इस दरगाह का दुलान बालाजी इंगलिया और राव गुमांजी सिंधिया ने इसको बनवाया था, जिसका समय 1813 है। और कोटा जिले के शाहबाद लेक यानी 1679 से औरंगजेब के समय वसूल किए जाने वाले विभिन्न करों की जानकारी इससे मिलती है। और शाहजहानी दरवाजा दरगाह अजमेर लेक जो है वो 1654 ईस्वी से पता चलता है कि शाहजहां ने मूर्ति पूजा के अधिकार को समाप्त कर दिया था। पुष्कर के जहांगीरी लेक से, जो कि 1615 ईस्वी का है, राणा अमर सिंह पर जहांगीर की विजय की जानकारी हमें मिलती है। वो किससे मिलती है? जहांगीरी लेक से। सिक्कों का भी राजस्थान के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। सिक्कों के माध्यम से राजाओं के नाम, उनकी वंशावली और अनेक शासकों की धार्मिक प्रवृत्तियां, दानशीलता, इसके अलावा तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक और आर्थिक स्थिति की जानकारी मिलती है। सिक्के सोने, चांदी और तांबे के मिले हैं। और सिक्कों का जो महत्व है वो चौहानों के सिक्कों से ज्ञात होता है कि चौहान शासकों के अनेक सिक्के प्राप्त हुए जिन पर वृषभ और अश्वारोही अंकित हैं। तो जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके के सिक्के मिले हैं। हाड़ के उत्खनन के द्वितीय चरण में तांबे के 6 सिक्के मिले हैं, जिसका समय ईसा पूर्व की 3री शताब्दी माना है। और जो रेड जगह का नाम है, वहां से जो 3075 चांदी के पंचमार्क सिक्के मिले हैं। बयाना से गुप्तकालीन सोने के सिक्के मिले हैं। और राजस्थान के विभिन्न भागों से मालव, शिव, योधय और शक आदि के सिक्के मिले हैं। शिलालेखों में चौहानों के सिक्कों को द्रम, रूपक और दिनार नाम से उल्लेखित किया गया है। चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय थर्ड का 1192 ईस्वी का सिक्का मिला है। इस सिक्के के एक तरफ मोहम्मद बिन साम और दूसरी तरफ पृथ्वीराज का नाम अंकित है। महाराणा कुंभा के समय चांदी और तांबे के सिक्के मिलते हैं, जिन पर कुंभकर्ण या कुंभल मेरू अंकित किया गया है। अकबर की चित्तौड़ विजय के बाद मेवाड़ में प्रचलित सिक्कों को जो सिक्का एलची कहा गया था। जयपुर, जोधपुर, कोटा, बीकानेर और प्रतापगढ़ की अपनी टकसालें थी जहां सिक्के ढाले जाते थे। और जोधपुर के राठौर नरेशों ने विजयशाही सिक्का चलाया। ये कई बार पूछते थे कॉम्पिटिशन एग्जाम में, किसने किस तरह का सिक्का चलाया। तो जोधपुर के राठौर नरेशों ने विजयशाही सिक्का चलाया। बीकानेर नरेश राज सिंह ने आलमगीर सिक्का चलाया था। आमेर नरेश ने झाड़शाही रुपया चलाया, जो तोल में 1 तोला होता था। और इस तरह मुद्राओं से हमें राजस्थान के शासकों की स्थिति, उनकी सीमा और अन्य जो व्यवस्थाएं थी उस समय की जानकारी हमें सिक्कों से प्राप्त होती है। दानपत्र, जिसे ताम्रपत्र भी कहते हैं, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके से होते थे। राजस्थान के इतिहास के निर्माण में दानपत्रों ने भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राचीन काल से ही समृद्ध लोग जैसे राजा, महाराजा, रानियां, संपन्न धनी लोग, राजा के मंत्रीगण, सामंत लोग आदि, ये लोग दान पुण्य के लिए भूमि अनुदान के रूप में देते रहे हैं। और इस स्थायी अनुदान को तांबे की चद्दर पर उत्कीर्ण करवा दिया जाता था, इसलिए इन्हें ताम्रपत्र भी कहा जाता है। और अधिकतर जो ताम्रपत्र है उनमें संस्कृत और स्थानीय भाषा का प्रयोग किया जाता था। जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, इस तरीके के ताम्रपत्र है, दानपत्र है। इन ताम्रपत्रों से तत्कालीन समय की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति के महत्वपूर्ण तथ्य प्राप्त होते हैं, जो कि इतिहास निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध हुए हैं। प्रमुख ताम्रपत्रों में प्रतापगढ़ दानपत्र, जो कि 1622 ईस्वी का है, जिसमें सूर्य ग्रहण के अवसर पर दान देने। और एक आहार का ताम्रपत्र, जो कि 1206 ईस्वी का है, जिसमें मूल राज से लेकर भीमदेव द्वितीय तक की वंशावली का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा करेड़ा गांव का ताम्रपत्र, बांसवाड़ा का दानपत्र, चिकली का ताम्रपत्र और खेरोदा के ताम्रपत्र भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं राजस्थान के इतिहास को जानने में। दुर्ग, मध्यकालीन राजस्थान के इतिहास में दुर्गों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। ये दुर्ग जो है वो ऐतिहासिक, सामरिक और स्थापत्य की कला की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दुर्ग जो है वो राजपूतों की वीरता, शौर्य और बलिदान के इतिहास का विवरण प्रस्तुत करते हैं। इन दुर्गों में चित्तौड़, रणथंभौर, सिवाना, जालोर, बूंदी, तारागढ़, कोटा, शेरगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, ये सब जो दुर्ग हैं वो बहुत सामरिक महत्व रखते थे। इन दुर्गों में राजपूत रानियों के जौहर की गाथाओं का वर्णन भी
मिलता है। ये चित्तौड़ का किला है, लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं, और ये जोधपुर का किला है। तो इस प्रकार से राजस्थान के इतिहास निर्माण में दुर्गों का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहा है। मंदिर और मूर्तियां, राजस्थान के इतिहास में मंदिर और मूर्तियों का भी एक ऐतिहासिक महत्व है। मंदिर और मूर्तियों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है। राजस्थान के प्रमुख मंदिरों में आबू दिलवाड़ा का जैन मंदिर, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं राइट साइड में नीचे। इसके अलावा पुष्कर, उदयपुर का जगदीश मंदिर और नाथद्वारा का मंदिर, कोटा का मथुरेश मंदिर, ये सब जो इन सब में जो स्थापित मूर्तियां हैं वो सब ऐतिहासिक महत्व की हैं। ये ऊपर ऊपर है वो रणकपुर का जैन मंदिर है। तो इस तरीके से मंदिर और मूर्तियां भी राजस्थान के इतिहास में के निर्माण में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। उत्खनन से प्राप्त अवशेष, राजस्थान में उत्खनन से प्राप्त अवशेषों से भी बहुत ऐतिहासिक हमें जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक स्थलों के उत्खनन से हमें मृदभांड, मृण मूर्तियां, पाषाण यानी पत्थर व तांबे और लोहे के औजार मिले हैं, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। इन औजार और हथियार और बसावट के तरीके और अस्थियां, मनके, मुद्राएं इत्यादि, ये सारे इन सब अवशेषों के आधार पर कालक्रम का निर्धारण और तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक विषय की जानकारी मिलती है। तो जो उत्खनन में प्राप्त अवशेष हैं वो भी राजस्थान के इतिहास के निर्माण में सहायक है। साहित्यिक सोर्स, प्रमुख साहित्यिक सोर्स में संस्कृत साहित्य, राजस्थानी साहित्य, फारसी साहित्य और जैन साहित्य है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संस्कृत साहित्य के बारे में, जो कि राजस्थान के इतिहास को जानने के मुख्य सोर्स हैं। संस्कृत साहित्य में पृथ्वीराज विजय, इसके जो रचयिता है वो जयानक हैं। इसकी रचना 12वीं शताब्दी के अंत में की गई थी। इसमें अजमेर के चौहानों के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। हमीर महाकाव्य, इसके रचयिता नैनचंद सूरी, और ये ग्रंथ रणथंभौर के चौहान नरेशों के इतिहास का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसमें अलाउद्दीन द्वारा किए गए रणथंभौर आक्रमण की कई घटनाओं की जानकारी हमीर महाकाव्य से मिलती है। राजबल्लभ, इसके रचयिता महाराणा कुंभा के प्रमुख शिल्पी मंडन। इस ग्रंथ में 15वीं शताब्दी के सैनिक संगठन, नगर, गांव, दुर्ग और राजप्रसाद यानी महल, मंदिर आदि के निर्माण की प्रगति की जानकारी मिलती है। इसके अलावा राजसभा, सिंहासन, मुख्य द्वार, पुरोहितों और ज्योतिषियों के आवास के स्थान का भी इसमें पर्याप्त विवेचन मिलता है। किसमें? राजबल्लभ है। इस ग्रंथ से हमें 15वीं शताब्दी के स्थापत्य काल के स्तर का भी बोध होता है। राजविनोद, जिसकी रचना सदाशिव भट्ट ने करी और 16वीं शताब्दी में इसकी रचना की गई। इसमें तत्कालीन समाज के रहन सहन, खान पान और मनोरंजन के साधनों, उत्सव आदि की जानकारी मिलती है। इससे दुर्गों के निर्माण और सैनिक उपकरण के बारे में भी हमें जानकारी प्राप्त होती है। राजरत्नाकर, इसके रचयिता सदाशिव, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह की राजनीतिक और सांस्कृतिक जानकारी हमें राज रत्नाकर से मिलती है। अजितोदय, इसके रचयिता कवि जगजीवन भट्ट, और ये महाराजा अजित सिंह का दरबारी कवि था। और जगजीवन, इस ग्रंथ में मारवाड़ के शासक महाराजा जसवंत सिंह और अजित सिंह के मुगल मारवाड़ संबंधों की जानकारी अजितोदय से मिलती है। अमर काव्य वंशावली, इसके रचयिता महाराणा राज सिंह के आश्रित कवि रणछोड़ भट्ट थे, और इस काव्य में मेवाड़ के शासकों की उपलब्धियों के अलावा मेवाड़ की धार्मिक और सामाजिक अवस्थाओं की जानकारी अमर काव्य वंशावली से मिलती है, जिसके रचयिता हैं रणछोड़ भट्ट। राजस्थानी साहित्य, 16वीं शताब्दी से पूर्व राजस्थान में अनेक तरह का राजस्थानी भाषा में साहित्य लिखा गया और जिसे रासो साहित्य कहा जाता है। इन रासो साहित्य में वीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो, क्याम खां रासो महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जिनसे राजपूत कालीन सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी हमें मिलती है। 16वीं शताब्दी के उपरांत राजस्थानी साहित्य में अलग स्वरूप नजर आते हैं, जिनमें से मुख्य हैं ख्यात और वात। ख्यात जो है वो इतिहास को कहते हैं, और वात जो है वो किसी व्यक्ति, जाति या घटना का संक्षिप्त इतिहास होता है। इसमें ख्यात बड़ी होती है और वात छोटी होती है। दूसरा, वंशावली और पीढ़ियावली, इसमें किसी व्यक्ति के वंश या पीढ़ियों का संक्षिप्त परिचय होता है।
पट्टावली में जागीरदारों के पट्टे अर्थात जागीरों का विवरण होता है। हकीकत या हाल, इसमें किसी भी घटना या प्रसंग का विवरण होता है। याद यानी याददाश्त को कहते हैं इसमें। और वचनिका यानी ये एक तरीके के ऐतिहासिक काव्य होते हैं। सबसे पहले हम ख्यात साहित्य के बारे में पढ़ेंगे। ख्यात जो है वो ख्यात वंशावली तथा प्रशस्ति का एक विस्तृत विवरण है जो कि राजस्थान के इतिहास में 17वीं और 18वीं शताब्दी के इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। ख्यात साहित्य को हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो इतिहास परक ख्यात, दूसरा वार्ता परक ख्यात, तीसरा व्यक्ति परक ख्यात और चौथा स्फुट ख्यात। तो कुछ ख्यात हैं जिनका उल्लेख हमने यहाँ किया है। मुंडियार की ख्यात। मुंडियार नामक स्थल ये नागौर से 10 मील दूर है और ये चारणों का गांव है। और मारवाड़ के राठौड़ शासकों ने मुंडियार गांव जो है वो चारणों को अनुदान में दिया था। तो ये ख्यात जोधपुर नरेश जसवंत सिंह के समय लिखी गई थी। मुंडियार की ख्यात जो है वो जसवंत सिंह के समय लिखी गई थी। इस ख्यात में मारवाड़ राठौड़ शासक राव सिंहा से लेकर महाराजा जसवंत सिंह तक की मृत्यु का विवरण दिया गया है। इसके अलावा मारवाड़ के शासकों के मुगलों के साथ संबंध, आक्रमण, रीति रिवाज और अन्य घटनाओं का विवरण भी इससे हमें पता चलता है। इस ख्यात को राठौड़ों की ख्यात भी कहा जाता है। नैन्सी की ख्यात मुनोद नैन्सी ने ये लिखी है और इनका जन्म 1610 ईस्वी में गोस्वाल परिवार में हुआ था। पिता का नाम जयमल और माता का नाम स्वरूप देवी था। 1667 ईस्वी में नैन्सी महाराजा जसवंत सिंह के समय दीवान के पद पर नियुक्त हुए और फिर नैन्सी ने अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर 2 ग्रंथ लिखे। एक तो मारवाड़ रा परगना री विगत और नैन्सी री ख्यात। नैन्सी ने दोनों ग्रंथों की रचना 1670 ईस्वी में से पूर्व कर ली थी और इसमें उन्होंने सुमेल युद्ध का सजीव वर्णन और राव सूजा और राव मालदेव के शासनकाल की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत किया है। मुंशी देवी प्रसाद ने तो नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल कहा है। ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा गया है। 14वीं शताब्दी के बाद के राजपूतों के राजनीतिक जो इतिहास है उसकी जो जानकारी के लिए प्रमुख सोर्स है वो नैन्सी की ख्यात है। दयाल दास की ख्यात, ये दयाल दास बीकानेर नरेश रतन सिंह के दरबारी कवि थे जिनका शासनकाल था 1828 से 1851 ईस्वी। तो रतन सिंह के समय थे दयाल दास। इन्होंने वंशावलियों, पीढ़ियावलियों और पट्टे, बहियों, शाही फरमानों द्वारा साहित्य का अध्ययन किया। डॉक्टर गुप्ता और हीराचंद ओझा के अनुसार जोधपुर के प्रारंभिक इतिहास के लिए ये ख्यात बहुत इंपॉर्टेंट है। दयाल दास की ख्यात को 2 भागों में विभक्त किया है, प्रथम खंड और दूसरे खंड। प्रथम खंड में बीकानेर के राठौड़ का प्रारंभ से लेकर जोधपुर के राव जोधा तक का विस्तृत विवरण मिलता है और दूसरे खंड में राव वीका से लेकर महाराजा सरदार सिंह के राज्याभिषेक तक का वर्णन मिलता है। ये ख्यात बीकानेर के राठौड़ शासकों की उपलब्धियों की यशोगाथा है। तो दयाल दास की ख्यात बहुत इंपॉर्टेंट है। बांकीदास की ख्यात, बांकीदास का जन्म 1771 ईस्वी में भाड़िया गांव में हुआ और अपनी विद्वता के कारण वे जोधपुर नरेश मानसिंह के संपर्क में आए। और राजस्थानी गद्य में लिखी गई ख्यात ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये ख्यात 2000 बातों का संग्रह है। इनमें से अधिकतर बातें जो है वो राजपूतों के इतिहास से संबंधित है। इस ख्यात का संपादन किया था नरोत्तम दास स्वामी ने। इस ख्यात में राजपूताने के प्रत्येक राज्य के राजाओं, सरदारों और आदि के संबंध में ऐसी अनेक बातें लिखी हैं जिनका मिलना अन्य जगह से कठिन है। तो बांकीदास की ख्यात जो है वो राजपूताने के इतिहास को जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। हम राजस्थान के इतिहास के अन्य सोर्स के बारे में पार्ट 2 में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।